बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक यूनिट से लाइट रिएक्शन के बारे में है। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स सन की एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? ग्लूकोज बनता है, एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर मौजूद होता है, जो कि आमतौर पे मीजोफिल सेल्स होते हैं। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। दिस वी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके अंदर ऐसे थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड्स बहुत ज़्यादा, यानी 50 तक तकरीबन थैलेकॉइड्स एक स्टेक सा बनाते हैं। दिस वन कॉइन वी कॉल्ड थैलेकॉइड। 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ, थैलेकॉइड। अब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और बाकी पिगमेंट्स भी इसके मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। अब इस थैलेकॉइड को हम मोटा यहाँ पे बना लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमने बनाया एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया। ये मैं मिटा देती हूँ ताकि जगह हमारे लिए बन जाए। इतना बड़ा मैं बना रही हूँ थैलेकॉइड। ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि इसके साथ आज अब हमारा काम है। ये है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। और ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? ऐसे लिपिड 2 लेयर बनाते हैं। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर होती है। ये हमने बनाया लिपिड बाइलेयर, किस चीज़ की मेम्ब्रेन को? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को। दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अभी मैं सारा इस तरह नहीं बना सकती, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ऐसे 2 डब्बे से लगे होते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में 2 डब्बे से लगे होते हैं जिसमें पिगमेंट्स भरे होते हैं। वो डब्बे क्या हैं? यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है। सपोज करो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मोटा बना लेती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, इस तरह का स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर है। चूंकि इनके हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और इनके जो टेल है या टांगे हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो इनकी टेल जो है वो इस अंदर की तरफ होते हैं ताकि यहाँ से इनको पानी ना लगे, और यहाँ से ये इनके हेड जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि वो या तो लिपोफिलिक होते हैं या लिपोफोबिक होते हैं। इनको लिपिड से डर लगता है, या हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनको पानी से प्यार होता है। तो यहाँ पे ये सारे इस तरह की मेम्ब्रेन भी ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। ये सारी मेम्ब्रेन जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसमें डब्बे होते हैं। डब्बे मैं बना रही हूँ, ये एक डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है। ऐसे डब्बे बने होते हैं। इस डब्बे को हम बोलते हैं PS2 यानी फोटो सिस्टम 2, और इस डब्बे को हम बोलते हैं PS1
यानी फोटो सिस्टम 1। अब इन डब्बों को अगर इसको हम फिर मज़ीद डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं? 2 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं। क्लोरोफिल ए, 2 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं और इसी को रिएक्शन सेंटर भी बोला जाता है। ये जो दरमियान वाला है इसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर। अब इसके साथ ये जो साइड वाले हैं यहाँ पे, इसको एंटीना या एनर्जी हार्वेस्टिंग सेंटर भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स एनर्जी हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना भी बोला जाता है। अब ये जो ब्लू डॉट मैंने बनाए हैं ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, यानी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ई, डिफरेंट पिगमेंट है यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। इस साइड पे ये मैं नाम लिख लेती हूँ, एंटीना भी बोलते हैं इसको, एंटीना। जिस तरह के टीवी का एंटीना होता है इस तरह ये क्या करते हैं, ये सन की लाइट को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे सन की लाइट है, यहाँ पे सन है, इसकी लाइट यहाँ से आएगी डिफरेंट वेवलेंथ की, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट होती है, यानी वेब ग्योर जो 7 कलर्स बनाते हैं उनकी वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स हमारे पास आएगी। तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड या ज़ैंथोफिल जो है वो या सिर्फ ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करें या सिर्फ येलो लाइट को एब्जॉर्ब करें, बल्कि डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे ये जो सन से रेज आती हैं जिसमें 350 से लेकर 750 तक के रेंज की जो वेवलेंथ होती हैं उसकी वेवलेंथ को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और एटीपी बनाते हैं। अब यहाँ पे जो एंटीना है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो सन की एनर्जी को ट्रैप करेंगे। यहाँ पे सन की एनर्जी ट्रैप होगी और ये पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह ये पिगमेंट्स एक दूसरे को एनर्जी पास ऑन करते जाएंगे और ये एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में इस तरह पास ऑन होगी। और इसी तरह इस साइड से भी, यहाँ पर भी जब सन की लाइट पड़ेगी तो ये पिगमेंट्स भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इसकी एनर्जी पास ऑन होती जाएगी इस तरह। और आखिर में कहाँ जाएगी इसकी एनर्जी? आखिर में ये जो 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं इनमें जाके इनको एक्साइट कर देंगे। जब ये दोनों क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर लेंगे। इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप कर लेंगे। यहाँ से इन्होंने जंप किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ से जंप किया है तो यहाँ पे कोई तो होगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। अगर कोई इसको कैच करने के लिए नहीं है तो ये तो फिर एनर्जी लूज करके दोबारा से इसमें आ गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक केमिकल है यहाँ पे जो कि इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है। उसका नाम क्या है? जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन किया यहाँ पे उन्होंने जंप किया, क्योंकि यहाँ से उनके ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है या क्लोरोफिल ए के जो 2 मॉलिक्यूल हैं उसके लिए एनर्जी आई कहाँ से? ये जो और पिगमेंट्स इसकी साइड पे पड़े हुए हैं उन्होंने ट्रैप की वो एनर्जी और फिर इसको दे दी, क्लोरोफिल ए को दे दी। क्लोरोफिल ए यानी PS2 का जो क्लोरोफिल ए होता है
वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जबकि PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 के जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्यों है? ये भी क्लोरोफिल ए है, ये भी क्लोरोफिल ए है। इसका अभी तक किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन PS1 ज़्यादा, जो PS1 है वो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कम एनर्जेटिक होती हैं। ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट कम एनर्जेटिक होती है, उसमें एनर्जी कम होती है। जबकि PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। यानी इसकी वेवलेंथ कम है, इसके दरमियान ये जो क्रिस्ट हैं इनके दरमियान में फासला कम है, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। ये जो दो क्रिस्ट हैं इसके दरमियान में जो फासला होता है, अब इनके दरमियान में यानी दो क्रिस्ट के दरमियान में फासला कम है तो कम वेवलेंथ की जो लाइट है वो ज़्यादा एनर्जी उसमें बरी होती है। तो 680 नैनोमीटर की जो लाइट है उसमें ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू 700 नैनोमीटर की। और 700 नैनोमीटर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा है लेकिन उसमें एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जिसने जंप किया तो इसको पकड़ने के लिए कौन आया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है? फ्यूफाइटिन। आप लोग की बुक में डायरेक्ट प्लास्टोक्वाइनिन लिखा है लेकिन यहाँ पे फ्यूफाइटिन होता है। फ्यूफाइटिन ने इस इलेक्ट्रॉन को कैच किया। अब ये बॉल खेलेंगे यानी इलेक्ट्रॉन खेलेंगे दूसरे केमिकल्स के साथ। यहाँ पे इसी मेम्ब्रेन में और केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे हैं प्लास्टोक्वाइनोन जिसको हम शॉर्टली PQ लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्लास्टोक्वाइनोन जिसको हम शॉर्टली PQ लिखते हैं। यहाँ पे ये प्लास्टोक्वाइनोन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी एक्सेप्टर हैं अपने हाथ से ये इसे फेंकेगा ये इलेक्ट्रॉन PQ की तरफ यानी प्लास्टोक्वाइनोन की तरफ। फिर ये प्लास्टोक्वाइनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा कहाँ पे? साइटोक्रोम एक और केमिकल होता है जिसे साइटोक्रोम B6F बोला जाता है। इसको वो इलेक्ट्रॉन देगा। फिर साइटोक्रोम B6F जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा PC को। ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? जिसे बोलते हैं प्लास्टोसायनिन को। PC यानी प्लास्टोसायनिन ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसायनिन को। अब यहाँ पे क्या होता है? PS1 में यहाँ पे भी सन की लाइट पड़ेगी, क्लोरोफिल इसे एब्जॉर्ब करेगा। जो 700 नैनोमीटर की लाइट होगी वो यहाँ पे PS1 में जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो खुद से भी एक्साइटेड होगा, उसके इलेक्ट्रॉन इसी तरह यहाँ पर भी जो पिगमेंट्स होंगे वो भी इस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को पास ऑन करते हुए क्लोरोफिल ए को देंगे जो PS1 में मौजूद है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप करेगा क्योंकि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया है। उसने आउटर इलेक्ट्रॉन को अब क्या किया? वो जंप मारेगा, एक्साइट कर देगा उसको, वहाँ से जंप मारेगा, उसमें एनर्जी आ गई है। अब जंप करने के साथ यहाँ पे जो खाली जगह रह गई है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में, उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? उसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन के पास किसका इलेक्ट्रॉन है? PS2 के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसायनिन के पास।
अब प्लास्टोसाइनिन क्लोरोफिल ए को मॉलिक्यूल देगा जो PS1 में है। अब क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल तो जंप कर गया यहाँ से, इसके पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल आया PS2 से। अब ये हालत पूरी हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे फेराडॉक्सिन का एक और केमिकल होता है जिसे हम फेराडॉक्सिन बोलते हैं, FD फॉर फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन। ये क्लोरोफिल ए PS1 का जो क्लोरोफिल ए है वो इलेक्ट्रॉन देगा फेराडॉक्सिन को। अब फेराडॉक्सिन क्या करेगा, फेराडॉक्सिन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है किस चीज़ की, थैलेकॉइड की, ये इस साइड पे, यहाँ पर यानी आउटर साइड, मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे एक एंजाइम लगा होता है जिसे हम बोलते हैं NADP सिंथेटेज। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे NADP सिंथेटेज एक एंजाइम लगा होता है। और ये किस चीज़ की मेम्ब्रेन है या किस चीज़ की जगह है, ये तो स्ट्रोमा है। ये तो मैंने क्या बनाया, क्लोरोप्लास्ट बनाया है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये जो ल्यूमेन हमें नज़र आ रहा है ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मैंने बनाया है और इसको मैंने जूम किया है, ये जो मैं दिखा रही हूँ जो कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे तो ये तो सारा स्ट्रोमा है, ये तो सारा स्ट्रोमा है और ये इसकी ल्यूमेन है जो अंदर वाली जगह है, ठीक है। अब ये चूंकि स्ट्रोमा है किस चीज़ का, क्लोरोप्लास्ट का, तो स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, NADP प्रेजेंट होता है। NADP सिंथेटेज तो ये है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और NADP सिंथेटेज जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो NADP है यानी NADP उनके मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा में। हाइड्रोजन भी होता है, NADP के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा, NADP सिंथेटेज एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है तो क्या बना लेगा, NADP के साथ हाइड्रोजन मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा यहाँ से। इस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन के आयन आने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा, ठीक है। NADPH बन जाएगा, लाइट रिएक्शन में NADPH बनता है, इसके अलावा ATP भी बनती है। अब देखते हैं ये NADP कहाँ पे बनता है, स्ट्रोमा में बनता है। NADPH जो है वो स्ट्रोमा में बनता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो क्लोरोफिल, यहाँ पे यानी PS2 के रिएक्शन सेंटर से जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे तो खाली जगह रह गई। इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगा यहाँ पे, चूँकि इस ल्यूमेन में क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में वाटर मौजूद होता है, H2O होता है, तो H2O की फोटोलिसिस होगी, वाटर ब्रेक डाउन होगा। वाटर की ब्रेक डाउन होने से हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अलावा ऑक्सीजन भी आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। अब इस हला को कौन पूरा करेगा, वाटर
खुद को चीर फाड़ करके इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। चूँकि हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज भी बनता है और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट गैस भी बनती है जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये H2O की फोटोलिसिस होगी, यानी H2O की ब्रेक डाउन हो जाती है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज होता है जिसे हम यूज़ करते हैं और प्लांट्स खुद भी यूज़ करता है। अब यहाँ पे जो H2O की जो हाइड्रोजन आया है तो इस तरह बार बार ऐसे होगा, यानी क्लोरोफिल, यहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी, पिगमेंट्स एक्टिवेट होंगे, एनर्जी देंगे, क्लोरोफिल ए को और क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और इस तरह प्लास्टोक्वाइनोन से साइटोक्रोम B6F में जाएंगे और इस तरह पास ऑन होते होते फेराडॉक्सिन में जाएंगे और इस तरह स्ट्रोमा में जाके NADP सिंथेटेज की मदद से हाइड्रोजन NADP और इलेक्ट्रॉन मिल के NADPH बना लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे पूरा दिन जारी रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस जो है वो बढ़ जाएंगे वाटर की ब्रेक डाउन होने से, क्योंकि वाटर बार बार ब्रेक डाउन होता है और इलेक्ट्रॉन्स जाते रहते हैं। तो ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसमें हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा जब ये जो प्लास्टोक्वाइनोन है, यानी जो प्राइमरी एक्सेप्टर है जिसे हम फ्यूफाइटिन बोलते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्वाइनोन को देता है तो प्लास्टोक्वाइनोन इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F को देता है तो यहाँ से ये एनर्जी लॉस करता है क्योंकि ये नीचे की तरफ जाता है। जब ये एनर्जी लॉस करता है तो स्ट्रोमा में मौजूद हाइड्रोजन जो होते हैं वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से पकड़ लेता है। ये प्लास्टोक्वाइनोन जो है यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ के फिर साइटोक्रोम B6F को दे के उसके थ्रू इस ल्यूमेन में घुसा देता है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आया, वाटर की फोटोलिसिस से हाइड्रोजन बने और ये जो स्ट्रोमा है उसमें हाइड्रोजन यूज्ड हुए जिसने NADP से मिल के NADPH बना लिया। तो यहाँ अंदर एक ग्रेडियंट बन गया, जैसे कि हम डैम में पानी जमा करते हैं, पानी जब यानी डैम भर जाता है तो उसके लिए हम रास्ता खोल देते हैं और नीचे टरबाइन हम लगाते हैं, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो पानी ज़ोर से आता है। जब ज़ोर से आता है तो बिजली बनती है। तो इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन जमा हो गए हैं। अब इसके लिए हम एक रास्ता बनाएंगे, उस रास्ते के थ्रू हम इसको निकालेंगे और हमारे पास एनर्जी आएगी ATP की सूरत में। एक एनर्जी तो हमारे पास ये बन गई, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एक F1 पार्टिकल भी होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। दिस इज F0, दिस इज F1। ये F1 पार्टिकल क्या करता है, F1 पार्टिकल जो है इसमें ये असल में एंजाइम का काम करता है। इसके इस साइड पे ATP सिंथेटेज लगा होता है, सिंथेटेज एंजाइम लगा होता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन की मिकदार यानी ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये बड़े ज़ोर शोर से मचलते हुए हाइड्रोजन निकलने के लिए तैयार होते हैं। तो कौन रास्ता देता है, F0 F1 पार्टिकल जो है वो इनको रास्ता देता है। तो यहाँ से जब ये हाइड्रोजन निकलेंगे तो इस स्ट्रोमा में ADP भी प्रेजेंट होता है। ADP जब प्रेजेंट होता है तो इस यानी फास्फोरस भी कहीं पे प्रेजेंट होता है, फास्फेट भी। तो ये इस एनर्जी को यूज़ करके जो हाइड्रोजन ने लॉस की, यानी हाइड्रोजन ज़ोर से निकलेंगे तो ये इस एनर्जी को यूज़ करके एक ADP जो है वो ATP बना लेगा, यानी इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा और ATP बना लेगा।
अब हाइड्रोजन के निकलने से जो एनर्जी बनती है, यानी F0 और F1 पार्टिकल को यूज करके, इसको क्या बोला जाता है? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस वी कॉल्ड कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि ये तो बाहर निकल गए, और बहुत सारे हाइड्रोजन इस स्ट्रोमा में आ जाएंगे। बहुत सारे हाइड्रोजन आने के साथ क्या होगा? अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से भर के निकले हैं, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से जो भर के निकले हैं, ये यहाँ से अब ये कहाँ पे आ गए हैं? स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आ गए हैं ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जाके यहाँ से जो प्लास्टिक कोएनोन जब इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B6F को और PC को, इस तरह इलेक्ट्रॉन जब पास ऑन होगा तो PQ एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। वो कौन सा हाइड्रोजन होगा? वो यही हाइड्रोजन होगा, यहाँ से पकड़ेगा जो स्ट्रोमा में आया था, फिर इसको अंदर करेगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन यहाँ पर भी यूज़ होंगे। यही हाइड्रोजन जो F0 और F1 पार्टिकल से बाहर आए थे, यही हाइड्रोजन आएगा स्ट्रोमा में, जो कि NADP सिंथेटेज की मौजूदगी में NADP के साथ मिलकर, एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये PS2 का है, PS2 के क्लोरोफिल A का है। इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर NADPH बना लेंगे। अब हमारे पास जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने वो है NADPH एंड ATP। अब ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होंगे? ये दोनों प्रोडक्ट, ये स्ट्रोमा में बने हैं, ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में, क्योंकि डार्क रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है, यानी जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर लाइट नहीं है तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात को होता है और लाइट रिएक्शन दिन को होता है। दोनों रिएक्शंस दिन को ही होते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उन पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? और ये जो F0 और F1 पार्टिकल है, इनको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। अब हमारे पास नेट जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या हैं? एक है ऑक्सीजन, एक है NADPH और एक है ATP। ये तीनों हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब ये NADPH और ATP डार्क रिएक्शन में यूज्ड होंगे और फिर लुट पुट के वहाँ से NADP और ADP की सूरत में स्ट्रोमा में ये पड़े होंगे, फिर स्ट्रोमा में आएंगे। स्ट्रोमा में तो होते हैं, लेकिन लुट पुट के वहाँ आएंगे फिर, और फिर दोबारा से यहाँ से चार्ज होके NADPH की सूरत में और ATP की सूरत में चार्ज होके दोबारा से डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे, ठीक है। और इसको Z स्कीम भी बोला जाता है, लाइट रिएक्शन को Z स्कीम भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जैसे कि ये एनर्जी गई इस तरह, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो ये Z स्ट्रक्चर भी बनाता है, इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। और अगर कोई पूछे कि वाटर की फोटोलिसिस PS1 के साथ रिलेटेड है या PS2 के साथ, तो वाटर की फोटोलिसिस PS2 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि PS2 को ही ये इलेक्ट्रॉन देता है। ये PS1 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में फिर डार्क रिएक्शन में ही समझाऊंगी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कहाँ पे होता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।